नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, आज थोड़ा तबीयत बुखार जैसा लग रहा है, इसलिए थोड़ा आराम आराम से बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। अब यहाँ एक क्वेश्चन नादिर शाह से ये पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है, ठीक है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था। इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है आनंद मठ में। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है उसको एक साथ रिवीजन कर लेना चाहिए। जैसे आनंद मठ के बारे में आया है तो इसका विद्रोह का सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है आनंद मठ में। अब आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसे याद ऐसे रखना है, आनंद मठ, मठ को मीठा से रिलेट करिए, यानी मीठा, यानी कोई चीज़ मीठा है या तो तीखा है, इसे कैसे पता करेंगे, तो चाट के पता करेंगे, यानी चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन हो गए, बंकिम चंद्र चटर्जी। और सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो करम शाह ने किया था। इसे याद ऐसे कर लीजिए कि कोई पागल है, बेचारा का कर्म खराब है, यानी कि पागलपंथी आंदोलन का नेता कौन था, करम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है 1873 में हुआ था। ऑप्शन में है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ई। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा फूले ने किया था, ये ध्यान रखना है। और ज्योतिबा फूले से एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फूले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था। इसका करेक्ट आंसर है पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था, तो पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि पट्टाभी सीतारमैया जो ये गांधी जी के तरफ से चुनाव लड़े थे और इसे सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। इसका करेक्ट आंसर है 1826 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है जमान शाह ने दिया था। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की स्थापना की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया। इसका करेक्ट आंसर है डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। अब डलहौजी से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, जैसे भारत में सबसे पहली बार रेल कब चला था, तो डलहौजी के समय चला था। डलहौजी का कार्यकाल कितना मालूम, 1848 से 56 है, ठीक है। और रेल पहली बार चला था 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में चला था, बम्बई से थाने के बीच चला था, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया, तो डलहौजी ने शुरू किया था, ये ध्यान रखना है। और यहाँ मेटकॉफ है, तो मेटकॉफ से क्वेश्चन आता है ना कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 के बाद 10, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर अधिवेशन में। अब लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अच्छा, द्वैध शासन लागू किसने किया था,
तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ILO के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था NM जोशी ने किया था, ये ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुआ, ये ध्यान तो है ही। और इसका मुख्यालय कहाँ, ये पूछा जाएगा, तो जेनेवा में, ये ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड की में है जेनेवा, ठीक है। लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या मालूम, बर्न है, जेनेवा नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय थे। अब लाला लाजपत राय से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है ना कि साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किसने किया था। तो लाला लाजपत राय ने ये किया था, जिनको पुलिस की लाठी से चोट खाने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखना है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है किस वर्ष आयोजन किया गया था, तो ये हुआ था 1922 में, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ई, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पूछा जाता है ना कि सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिविल सेवा का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस है। अच्छा, अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस है। इसे ऐसे याद रखिए, देखिए सिविल सेवा 42, बंदोबस्त 42, बंदोबस्त 42, ठीक है। वो दोनों में आ रहा है, सिविल सेवा और अस्थायी बंदोबस्त के जनक है कॉर्नवालिस। क्योंकि इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो वो है लॉर्ड रिपन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि BPSC में पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया। तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है कि भारतीय तिरंगा को कब राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को, ये ध्यान रखना है। देखिए 2 डेट महत्वपूर्ण ध्यान रखना, 22 जुलाई 1947 ये हो गया। देखिए पहला है कि स्वतंत्रता अधिनियम को कब स्वीकार किया गया, तो 18 जुलाई 1947 को। और भारतीय तिरंगा को कब राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है विंस्टन चर्चिल था, ठीक है। अब विंस्टन चर्चिल से कुछ याद आ रहा है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, यही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना की। तो गांधी जी ने कहा था, ठीक है। और एक चीज़ है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 22 मार्च 1942 को आया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1939 में मनाया था, ठीक है। 1939 से एक डेट याद आ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ मुस्लिम लीग के, तो मुस्लिम लीग से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का स्थापना पहले कब हुआ, पहले ये बताइए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में अलग राज्य पाकिस्तान की मांग की गई। तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है 1919 के अमृतसर अधिवेशन में हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो सलीमुल्लाह और आगा खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटना क्रम को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसके लिए क्या है, इसका जानना जरूरी है, ठीक है।
जैसे कि सी राजगोपालाचारी योजना जो है वो 1944 में आया था, और बेबेल योजना 1945 में, और माउंटबेटन योजना है 1947 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सी गोपालाचारी वाला है 1944, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1960 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? इसका करेक्ट आंसर है स्टुटगार्ट में, स्टुटगार्ट जर्मनी में। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे बीपीएससी में पूछा गया था कि विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मैडम भिखाजी कामा ही था, इसे ध्यान रखना है। वो जर्मनी के स्टुटगार्ट में ये झंडा फहराया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर है बनावली से प्राप्त हुआ था। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध महाजन पद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में, ये ध्यान रखना है। और अभी जो मगध महाजन पद है इसमें वर्तमान में पटना और गया शामिल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और गायत्री मंत्र कहाँ से मिलता है? तो यजुर्वेद से, ऋग्वेद से मिलता है। और संगीत का जो वेद होता है, संगीत का, ये सामवेद हो जाता है, ठीक है। यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में है, और जादू टोना का भी उल्लेख अथर्ववेद में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजन पदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से इधर पश्चिम, ठीक है। यानी इधर पहले अंग, फिर मगध, कौशल और मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया था प्रथम साम्राज्य की स्थापना। वो साम्राज्य कौन था? मौर्य साम्राज्य है ना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है सोने का सिक्का जारी करने वाला था स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, ये ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम। सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो कुषाणों ने चलाया था। सबसे पहले सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था। और एक क्वेश्चन है कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? तो कुषाणों ने चलाया था। और सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया? तो गुप्तों ने चलाया था, सर्वाधिक गुप्तों ने। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में रुपये का सिक्का किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो जैसे ऑप्शन ए में है कि उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, ये सही है। उसकी राजधानी कनौज थी, ये सही है। और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये गलत है, क्योंकि सती प्रथा प्रचलित थी उस समय। और उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, ये गलत है। उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी, यहाँ लिखा है, लेकिन उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति उस समय नहीं थी, ये ध्यान रखना है। यानी कि सी और डी, यानी कि एक से अधिक, इसमें क्या है? गलत कथन है, ये आंसर हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है कि मेगास्थनीज किसके समय भारत आया था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय। ये कई बार पूछा जाता है कि ह्वेनसोंग किसके समय भारत आया था? तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ऐसे रिलेट कर लीजिए। और डायनोसियस आया था अशोक के समय, ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के द्वारा भारत विजय का प्रथम अभियान किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 326 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में। अब सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई ये पूछा जाता है, तो बेबीलोन में हुआ था, ये ध्यान रखना है, बेबीलोन में। और कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि आक्रमण 326 में किए थे। 3 वर्ष के बाद ही इनकी
मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिकंदर ने किस युद्ध में राजा पोरस को हराया था? तो हाइडेस्पिज का युद्ध में हराया था, झेलम नदी के किनारे, इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट ने लिखा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आर्यभट्ट से कि सबसे पहले अनुमान किसने लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो आर्यभट्ट ने ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1976 में किया था। देखिए ईस्वी वाला जो भी क्वेश्चन आता है ना, तो क्या है कि जल्दी याद नहीं रहता, इसलिए जब भी ईस्वी वाला कोई भी क्वेश्चन है तो कोशिश करिए कि इससे कोई और ईस्वी वाला घटना ने रिलेट कर दें। जैसे 1976 में एक महत्वपूर्ण घटना है कि संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन के तहत 1976 में ही जोड़ा गया था, ठीक है, मूल कर्तव्य को, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये याद रखिए कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। अब यहाँ क्या है ना, 2-3 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि परमाणु विद्युत संयंत्र दे देगा, पूछेगा कि कहाँ है, किस राज्य में है। जैसे कि रावतभाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो रावतभाटा है राजस्थान में, ये ध्यान रखना है। नरौरा है यूपी में, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र यूपी में। काकरापारा ये गुजरात में है, ये ध्यान रखना है। और कैगा कर्नाटक में है। कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। देखिए कई महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, जैसे ILO हो गया, WTO हो गया यानी विश्व व्यापार संगठन, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय WHO का मुख्यालय जेनेवा में, ये ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है KR नारायण की समाधि स्थल है उदय भूमि, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे, ये ध्यान रखना है। और करंट में एक क्वेश्चन ये आएगा कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है परमवीर चक्र। अब ये बताइए कि अब तक कितने भारतीय सैनिकों को परमवीर चक्र मिला है? तो 21 सैनिकों को अब तक परमवीर चक्र मिला, ये ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन में ये आएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा? तो 21 द्वीपों का नाम रखा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस समूह का समुद्र तट अरब सागर से सीमा साझा करती है? तो देखिए अगर मैप बनाएंगे ना तो अरब सागर इधर है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन से भी छांटेंगे तो आंध्र प्रदेश देखिए यहाँ इधर है, ठीक है, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। और पश्चिम बंगाल भी इधर पूर्वी साइड में है, तो ये होगा नहीं क्योंकि अरब सागर इधर है, ठीक है, पश्चिमी तट पर। और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इसमें भी आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, कर्नाटक, केरल और गुजरात, ये अरब सागर सीमा से साझा करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछा जाता है कि ऑप्शन में दे देगा राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य कोंकण तट तरफ नहीं है, यानी कोंकण तट पे हिस्सा नहीं है वो। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये जो इधर है एरिया गुजरात, गोवा, इधर ये कोंकण तट कहलाता है, ठीक है। ये जो नीचे है तमिलनाडु, केरल, ये मालाबार तट कहलाता है। और ये इधर आंध्र प्रदेश जो पूर्वी साइड में है, आंध्र प्रदेश साइड का एरिया जो है वो कोरोमंडल तट कहलाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुओं को किसानों का मित्र माना जानता है, ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो इसमें क्या है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है, तो ये सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये गलत है। केचुए खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिससे ज़मीन हल्की हो जाती है, ये सही है। केचुए द्वारा बनाए गए
छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है, ये भी सही है, यानी 1 और 3 और 4 सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर है भाषा का प्रभावी प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है। इसका करेक्ट आंसर है कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्रदान किया गया। इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप के 2 द्वीप को है ब्लू समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण ये मिला है। ब्लू फ्लैग प्रमाण का मतलब होता है कि जो समुद्री तट है ना, जो स्वच्छता और पर्यावरण के अनुकूल हो, उसे ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं, तो 12 है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इसका करेक्ट आंसर है उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई, ये सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया तथा दूसरा चरण नवादा में लागू किया गया, ये सही है। और इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा, ये भी सही है। और इस योजना के दूसरे चरण को नवादा में 2023 में शुरू किया गया, ये भी सही है, यानी कि गलत कोई नहीं है इसमें। इसका आंसर हो जाता है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय में। इसे ऐसे रिलेट करना है जैसे कि ड्रोन के माध्यम से दवाई गिराएंगे, यानी कि ड्रोन कहाँ, आसमान में चलती है। ठीक है, आसमान से गिरेगा, तो जैसे मेघा क्या होता है, वर्षा। मेघालय कहाँ गिरता है? आसमान से। तो इसे रिलेट कर लेना है कि जब क्वेश्चन आएगा ना कि ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने का भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया, तो याद आ जाना चाहिए ड्रोन, यानी कि स्टेशन कहाँ स्थापित किया, ड्रोन के माध्यम से गिरा गया, यानी आसमान से, यानी कि वर्षा बरसती है मेघालय, यानी मेघालय में स्थापित किया गया। ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया। तो इसका करेक्ट आंसर है बंगलुरु में। देखिए इस तरह के ना 2-3 क्वेश्चन है जो कि आपको कन्फ्यूजन कर देगा, इसलिए एक साथ सभी को देखिए। जैसे एक है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये बंगलुरु में है। ठीक है, एक है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये भी करंट में है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता, यानी कि ये है हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में है ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो कि संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। संत रामानुजाचार्य से संबंधित है क्योंकि इसने समानता का बढ़ावा दिए थे संत रामानुजाचार्य। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है, तो रामानुजाचार्य के है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो वो केवड़िया गुजरात में है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ये ध्यान रखना है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है, ये किसकी प्रतिमा है, तो ये है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है व्लादिमीर जेलेंस्की। ये कौन है जेलेंस्की? ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, केवल पौधों में पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या है ना, ये प्रकाश संश्लेषण में ये भूमिका निभाता है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए।
एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जीन शब्द किसने दिया, तो जीन जोहानसन ने दिया था, इसे याद ऐसे रखिए, जीन जोहानसन, जीन जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोसिस में होता है। ठीक है, अब यहाँ कोशिका आया, तो कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक है ना, इसी तरह एक और नाम है रॉबर्ट ब्राउन, तो केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने किया था। ठीक है, और यहाँ एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था, ये ध्यान रखना है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। और आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है, तो ग्रेगर मेंडल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है पिछले भाग, जीव का पिछले भाग। जब अचार खाइएगा ना, ज़्यादा खा लीजिएगा तब फील करिएगा तो कड़वाहट कहाँ लगता है, तो पिछले भाग में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, रक्त, एक क्वेश्चन ये आता है ना कि रक्त है, ऐसे दे देगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो ध्यान रखना है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन है, इसका करेक्ट आंसर है एस्ट्रोजन, और पुरुष सेक्स हार्मोन क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड तथा कोलरा विशिष्ट उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है जल जन्य रोगों के उदाहरण, यानी कि दूषित जल पीने से ये टाइफाइड और कोलरा बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है, इसका करेक्ट आंसर है फास्फोलिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि मूल इकाइयाँ माप की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ मूल इकाइयों के संयोजन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मूल इकाई कितने हैं, तो 7 है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, इसका करेक्ट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब एक चीज़ ध्यान में आना चाहिए कि जो प्रकाश का वेग होता है ना, वो भी इतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, ये प्रकाश के वेग से ही गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये बताता है कि एक वस्तु अस्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक अस्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन का पहला नियम है ना। न्यूटन का पहला नियम सिंपल ये है ना कि कोई वस्तु अगर अस्थिर है तो वो अस्थिर ही रहेगी, और गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, और न्यूटन के पहला नियम को ही गति का जड़त्व नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ना, दबाव भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अच्छा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, ये ध्यान रखना है। देखिए इसी कारण होता है ना कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो उसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है, जिसका कम है, तरंगदैर्घ्य कम है, उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है, इसका करेक्ट आंसर है किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम दोनों को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम लागू होता है,
तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम लागू होता है। जैसे एक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, उसे ही कहा जाता है ऊष्मागतिकी का पहला नियम। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था बिहार एसएससीजीएल में कि ऊर्जा का केवल 10% ही एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होता है, यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम दिया था लिंडमैन ने दिया था, ये ध्यान रखना है, लिंडमैन ने, ठीक है। इसे ऊर्जा का दशांश नियम भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीकृत लवण में रहता है, इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन प्रकृति का होता है? तो उदासीन होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इसमें ऋण आवेशित होता है, ठीक है, ये ऋण आवेशित कण है, और प्रोटॉन ये धन आवेशित कण है। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, तो इसका आंसर हो जाता है केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉम्सन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चेडविक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है? 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो एंडरसन ने किया था, इसे याद ऐसे रखना है, पाउडर, ठीक है, पाउडर यानी पॉजिट्रॉन का एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है, इसका करेक्ट आंसर है कि केंद्र द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम धातु का अयस्क है? इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरास्पर, ये कैल्शियम धातु का अयस्क है। और एक और महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है डोलामाइट किसका अयस्क है? तो डोलामाइट भी कैल्शियम का अयस्क है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन होता है 78%, ठीक है, और ऑक्सीजन होता है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग, ठीक है, ये केंद्र वित्त आयोग की बात हो रही है, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 243 के आई में है, ये ध्यान रखना है, राज्य वित्त आयोग का गठन। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सिंपल कि केंद्र वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्या है ना, ये भाषा जो है ना, मूल संविधान में 14 भाषा था, ठीक है, बाद में 8 भाषा इसमें जोड़ा गया, तो वर्तमान में अभी 22 भाषा है, ठीक है। तो जो बाद में 8 भाषा जोड़ा गया ना, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि रेलवे एनटीपीसी में ये पूछ लिया था ना कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया है ना, इस भी पूछा गया था। तो सिंधी को जोड़ा गया था 67 में, ठीक है, ऐसे याद रखिए, 8 को अभी याद करवाते हैं। सिंधी को जोड़ा गया था 67 में, ठीक है, 1967। में, इसे याद ऐसे रखना है, सिंधी 67, ठीक है। और 1992 में जोड़ा गया था 3 भाषा को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। इसे याद ऐसे रखना है नमक, ठीक है, नमक बोलिए, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 4 भाषा हो गया, और 4 भाषा जोड़ा गया था 2003 में, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखना है? बोडो डोंगरी, ऐसे बोलना है, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित
मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 358 में यह दिया हुआ है कि जब आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार स्वतः निलंबन हो जाएगा। अब ये राष्ट्रीय आपात के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो ये समझिए कि आपात उपबंध किस भाग में है, तो भाग 18 में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन है 356 में, और वित्तीय आपात है 360 में। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो वित्तीय आपात है, ये राष्ट्रीय आपात 352 जो अनुच्छेद है कितनी बार लगा है भारत में, तो 3 बार लगा है, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति शासन बिहार में कितने बार लगा है, तो 8 बार लगा है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कौन सा आपात अभी तक नहीं लगा है, तो अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर है उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है, और हाई कोर्ट करता है अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। और हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, ये ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 को ही कहा था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो इसका आंसर है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने नियुक्ति तो राज्यपाल कर देते हैं लेकिन उसे हटा नहीं सकते हैं राज्यपाल, उसे राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति बुला सकता है, ठीक है। और ये संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जब संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य था, तो इसका करेक्ट आंसर है सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब पंचायती राज से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पंचायती राज केवीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और नगर पालिका भी साथ साथ में देखना है, नगर पालिका के में 12वीं अनुसूची में, ठीक है। ये 73वां संविधान संशोधन है, और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी, तो 2003 में जोड़ा गया था बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, मैथिली संथाली बोडो डोंगरी, ये तीनों जोड़ा गया था। नेपाली ये नहीं जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 1992 में, जो बताए थे नमक है ना, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ये 1992 में जोड़ा गया था, इसका आंसर हो जाता है डी, ये नहीं जोड़ा गया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। और एक क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 74 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की भिन्नता में के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, परिवर्तनीय नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, ये सही है, ठीक है। और मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सही हो जाता है, जैसे अनुच्छेद 19, और जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये भी सही है, यानी कि सभी सही है,
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है एक से अधिक। कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो गया उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सही है। इसमें पूछा था कौन गलत है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है ये कि यहाँ पर आया है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया, ये ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य तो रूस से लिया गया, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित किया हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। उस बैंक का नाम था प्रथमा बैंक, ये ध्यान रखना है। वो 2 अक्टूबर 1975 को जो स्थापित हुआ था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रखिए, आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है, क्योंकि बिहार में मौजूदा और संभावित दोनों तरह के प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, ये सही है। बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत यह स्थापित हुआ था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो दुर्गापुर है ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो ये तीनों के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। दुर्गापुर को बोलना है द्रविड़, यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई को बोलना है भीरू, यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से। और राउरकेला को बोलना है राज, यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। अब यहाँ पंचवर्षीय योजना से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रति वर्ष 1.97 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमएसएमई मंत्रालय, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जब एल नीनो का प्रभाव होता है तो निम्न में से कौन सी घटना होती है? इसका करेक्ट आंसर है कि भारत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य और उस क्षेत्र से जुड़े जनजाति के मिलान असत्य है। तो भील जनजाति ये कर्नाटक में पाया जाता है, तो ये सही है, ठीक है। कर्नाटक में भी भील जनजाति पाई जाती है। खासी जनजाति गारो खासी जयंती ये मेघालय में, ये सही है। और मेतई मणिपुर में, ये सही है। ये टोड जनजाति जो है ना तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रखिए कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो भील जनजाति सबसे बड़ी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाई गई है? जनजातीय समुदाय, ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा में। अब जैसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाया गया? तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए 5 राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति नहीं मिला, वो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से भारत में आने वाली सबसे पहला प्रजाति समूह कौन था? इसका करेक्ट आंसर है निग्रो जनजाति आया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 होना चाहिए, यहाँ 11 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा है भील जनजाति, ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा भील है, उसके बाद गोंड जनजाति है, तीसरे नंबर पर संथाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, वो है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बुक में इसका आंसर दिया हुआ है ए, जो कि गलत है, क्योंकि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन में दिल्ली, अगर यहाँ दिल्ली हो जाता तो ये सही हो जाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 है, ये ध्यान रखना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1,44,634 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत होती है? तो सबसे ज़्यादा महिला काम करती है चाय उद्योग में, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? तो इसका करेक्ट आंसर है जमशेद जे ईरानी। ठीक है, ये जो पढ़े हैं वही ध्यान रख सकता है, बाकी जो नहीं पढ़े तो वो तो रतन टाटा, जमशेद टाटा टिक कर देंगे। तो ध्यान रखना है स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? जमशेद जे ईरानी को। ठीक है, और एक इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। आयरन मैन ऑफ इंडिया मतलब भारत का लौह पुरुष किसे है कहा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1974 में हुआ था सेल की स्थापना। ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और सेल का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है? इसका करेक्ट आंसर है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। अब देखिए, अगर ये पूछा जाए कि भारत कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो 9 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, जिसमें स्थलीय सीमा से 7 देश है और जलीय सीमा से 2 देश है। ठीक है, जलीय सीमा से 2 देश है, वो ध्यान रखना है। और ये जो 7 देश है ना, ये कौन कौन सा है इसको याद करना है। अभी देखिए, जो 7 स्थलीय सीमा साझा करता है ना, वो बांग्लादेश है, इसको याद ऐसे रखिए, एक लाइन याद रखिए, बचपन में MBA। ठीक है, इसमें 7 देश है जो कि स्थलीय सीमा से साझा करता है। जैसे ये बॉस हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, और मे को साइलेंट रखना है, और MBA यानी कि म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये ध्यान रखना है। तो 7 देश हो गया था स्थलीय सीमा से साझा करता है, और जो जलीय सीमा से साझा करता है वो देश है श्रीलंका और मालदीव, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है 15 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र राज्य कौन सा है? तो वो है केरल, ये ध्यान रखना है। अब केरल से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अब थोरियम में उत्पादन में सबसे अग्रणी है, कभी ये पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ज़्यादा रबर किस राज्य में उत्पादन होता है? तो केरल में ही होता है। इसलिए 3-4 को जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सबको साथ में ध्यान रखिए, जैसे थोरियम, रबर और मसाला और काजू, ये चारों में प्रथम स्थान है केरल का, ये ध्यान रखना है। केरल काफ़ी कमाल का राज्य है, जैसे कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो केरल है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है तो केरल है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया?
तो इसका आंसर है महादेव लाल सर्राफ। और आज का क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।